नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत कथा को एपिसोड के रूप में। महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को आपके सामने लाने में अपार हर्ष हो रहा है और यह सब आपके स्नेह और सपोर्ट के कारण संभव हो पा रहा है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे भीम को पिछली सारी बातें स्मरण हो रही है। वे जा रहे हैं अपने पुत्र को बुलाने हिडिंब प्रदेश, ताकि युद्ध में उसकी सहायता हो सके। विश्राम करने की जगह पर जब वो रुक जाते हैं तब वह पिछले बातों में खो जाते हैं। भीम को उस समय की याद आ रही है कि द्रौपदी और उनके 5 पुत्रों को बच्चों के नाना के पास रखा गया था। कई सालों बाद उन्होंने जब अपने 5 पुत्रों को देखा तो पुत्रों में थोड़ी भी क्षत्रियता की भावना नहीं थी। तब भीम सोचते हैं कि बच्चे अगर मेरे साथ रहते तो मैं स्वयं उन्हें स्नान कराता, बड़े होने पर कमर में रस्सी बांधकर तैरना सिखाता, अपने शरीर पर नचाता, अपने कौर में से आधा उसे भी खिलाकर खुद खाना खाता। प्रतिविंध्य, श्रुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानीक, श्रुतसेन को यमुना के तट पर रेत में पानी में उठा उठा कर डाल देता और वे पिताजी पिताजी करते हुए मेरे कंधे पर चढ़ जाते और कूदते खेलते। भीम यही सोचते हुए पानी में कई देर तक नहाने गए, लेकिन वैसे ही यादों में खोए रहे। एक जगह यही सोचते हुए बैठे रहे। नील ने फिर से समीप आकर पुकारा। भीम पानी से तब बाहर आए, शरीर सुखाया और भोजन पर बैठ गए। भोजन करते हुए भी भीम फिर से दूसरे ही ख्यालों में खो गए। वे सोचने लगे कि मैं अपने पुत्र को लाने जा रहा हूँ, पर मैं उसे पाला भी नहीं, पोसा भी नहीं। अब वहाँ जाकर मेरी ओर से युद्ध में भाग लो कहना क्या अच्छा लगेगा? इससे अच्छा तो वापस लौट जाना ही ठीक रहेगा। भोजन के बाद हमेशा की तरह 2 लोग पहरा देने लगे और शेष लोग लेट गए। भीम के लिए चटाई बिस्तर बिछाने के बाद नील भी सो गया, पर भीम को नींद न आई। मन तो वापस लौटने की बात कर रहा था। भीम सोच रहे थे कि यह बात साथियों को कैसे कहूँ। मन में संघर्ष शुरू हुआ। वे उठकर बैठ गए, पर उठकर घने बिखरे सूखे पत्तों पर पांव धरते हुए उत्तर के पहाड़ों की तरफ निकल पड़े। दूर तक उन्होंने नजर दौड़ाई और अंदाजा लगाया कि वही नाद राक्षसों की गड़ी होगी। पहाड़ चढ़कर उसके ओर देखते रहे। भीम वहीं पर चुपचाप बैठे रहे। समस्त वन प्रदेश की यादें एक एक करके अब स्पष्ट होने लगी थी। भीम सोचने लगे कि सामने वाले आकाश को छूने वाले पेड़ों के पार करके आगे जाएंगे तो कंटीली झाड़ियों का एक झुंड मिलेगा। उसे सीधी ओर छोड़कर नाला लांघकर उसी दिशा में चलने पर सालक टंकट्टी के निवास वाली अमराई आएगी। अब चले तो रात होने तक पहुंचा जा सकता है। अब भीम को माँ की याद आई। उतने में भीम ने देखा कि 2 राक्षस आ रहे थे। वे भीम के समवयस्क ही थे। उन्होंने भीम को देखा। शत्रु को देखने वाले शेर के समान इसी ओर वो देखते खड़े रहे। वे विष बाण का निशाना लगाकर मार भी सकते थे। भीम को तुरंत याद आया। उसने राक्षस भाषा में आवाज दी, तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? वे कुछ बोले नहीं। भीम ने फिर से कहा, मैं तुम्हारी ही तरफ का हूँ। सालक टंकटी को तुम लोग जानते हो? उनके मुख पर छाई घबराहट कुछ कम हुई। भीम ही पहाड़ उतरकर उनकी ओर चले गए। हाथ में तीर कमान या पेड़ के तने के बिना सौम्य भाव से चलकर आते देखकर भीम को वे चुपचाप खड़े रहे। भीम ने पास आकर पूछा, तुम्हारा राजा कौन है? उनमें से एक ने बोला, घटोत्कच। भीम ने कहा, घटोत्कच की माँ सालक टंकटी है ना? उनमें से एक ने कहा, हाँ। भीम ने फिर कहा, अब तुम लोग वहां जाकर बताओ कि घटोत्कच का पिता भीम आया है। इस पहाड़ के उस ओर शिविर लगाया है।
तुम लोगों को मिलना चाहता है। उनमें से एक जन पहचान कर बोला, ओहो, मैं पहचानता हूँ, 20 पर 8 साल हो गए ना, मैंने तुम्हें देखा है, रोज शिकार करके ताजा मांस लाकर दिया करता था, तुम्हें याद है? मेरा नाम राका है। भीम ने याद किया। उसे याद आया, हाँ, ओहो, अब इसके आधे दांत गिर गए हैं, पोपला हो गया है। भीम ने पूछा, अब सालक टंकटी कैसी है? उनमें से एक ने कहा, भैया, तुम्हारे जाने के बाद वह खाना पीना छोड़कर रोती कलपती बैठी रही। बच्चा न होता तो शायद मर ही जाती, बच्चे के लिए बची रही बेचारी। सुनकर भीम को बहुत दुख हुआ, साथ ही गर्व भी महसूस हुआ। अपना यहाँ आना सार्थक लगा। राका ने आगे कहा कि बाद में 2-3 वर्ष तक उसने किसी को अपने पास फटकने नहीं दिया। सुनकर भीम का गर्व ढह गया। भीम ने कहा, मतलब बाद में आने दिया क्या? वह कौन है? यह कैसी स्त्री है? ऐसा सोचकर भीम दांत पीस रहे थे, तभी वहां राका आगे बोला, वह आज भी तुम्हें याद करती है, सबको बोलती है कि वह अपनी माँ की बात मानकर मुझे और बच्चे को छोड़कर चला गया। दोबारा एक बार तो उसे आना चाहिए था कि नहीं? ऐसे कहकर वो बहुत रोती रहती है। 5-6 साल तक लगातार रोती रही। राका बोला, अब मैं जाकर बताता हूँ, तुम आए हो। यह सुनते ही वह मुझे अपने पाँव का एक कड़ा इनाम में देगी। इतना कहकर वह अपने साथी के साथ वहां से भाग निकला। अब भीम सोच रहा था कि वे दोनों आंखों से ओझल ही हो गए थे। भीम लौटकर उस चट्टान पर बैठ गए। उनका मन अब अनजाने भंवर के चक्कर में फंस गया था। क्रोध, खेद, अपमान, असहायता का अनुभव कर रहा था। भीम बैठे बैठे उसी पत्थर पर लेट गया। नींद आ जाए तो राक्षस आकर पत्थर से उसका सिर कुचल न डाले, यह भय भी उनके मन में लग रहा था। माँ पर गुस्सा बढ़ रहा था, उसे अपने पर भी गुस्सा आ रहा था। उस दिन पूरी रात भीम सोए नहीं। जंगल में किसी ओर से हाथियों की सिंघाड़े की आवाज सुनाई दे रही थी। बीच बीच में शेर भी दहाड़ रहे थे। आधी रात बीतने पर भीम को गहरी नींद आ गई। तब थोड़ी देर में फिर नींद खुल गई। पहाड़ी की ओर से ढोलों की आवाज आने लगी थी। आवाज पास में आने लगी। अब करते ही इस कहानी को यहीं पर समाप्त। इसका अगला भाग अगले कहानी में, अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।